जी अस्सलाम वालेकुम। हमने आपका एफर्ट स्टार्ट किया हुआ है आज के लेक्चर 3 के थ्रू। आपको जो चैप्टर नंबर 1 है कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके हम काफ़ी सारे एरियाज कवर कर चुके हैं। हमारे जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं उसमें कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो ऑडिट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ऑडिट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन गैप होता है जो हम ऑडिट के अंदर देखेंगे वो क्या होता है, एंड वो डेवलप ही क्यों होता है। ठीक है। एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसमें जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हमारा जो चैप्टर 1 है वो आज कंक्लूड हो जाएगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले पूरे चैप्टर को रीड करना है, और इसमें आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपने वो नेक्स्ट सेशन से पहले तैयार करना है और नेक्स्ट सेशन में आके डिस्कस करना है और क्वेश्चंस को पूछना है मुझसे, ताकि मैं सारों को एड्रेस कर सकूं। जो भी आपकी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग चैप्टर 1, ताकि वो क्लियर हो जाए। ये मैंने वो पॉइंट्स जहाँ पे मेंशन किए हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। जो पहला कॉन्टेक्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। जब भी आप किसी पर्सन को एक चार्ज देते हो, एक सीट पर बिठाते हो, एक पोजीशन देते हो, एंड उस पोजीशन के अगेंस्ट आप उसको पेमेंट कर रहे हो कि हाँ जी वो काम करे, और आप उसको एक सर्टन जो है रिम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो। ठीक है। एक सवाल है मेरा, क्या नहीं? यस प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम तैफूर भाई। वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम। है आपको मेरी? जी जी बोले। तैफूर भाई, मेरा नाम दानिश है। ठीक मेरा है। एक मैं एसीसीए में भी नया हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ मैं बैकग्राउंड से। ठीक तो है। मैंने पूछना था कि जो हम कैफ में ऑडिट पढ़ते हैं, तो वो ठीक। क्योंकि कैफ में पढ़ा हुआ था, तो वही वाला ऑडिट यहाँ पे पढ़ेंगे या फिर सीए और एसीसीए के ऑडिट के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है? देखिए ऑडिट सेम है हर जगह पे। क्यों? आपके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो सेम है इंटरनेशनली। हर जगह पे वही यूज हो रहे होते हैं। आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर आएगा लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अब आपने जब कैफ 8 पढ़ा होगा, आपका जो है ऑडिट, वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान की कंपनी लॉ की, जो रिक्वायरमेंट्स थी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन थे, आपने वो पढ़े थे। ठीक है। अब जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूके के लॉ के अकॉर्डिंगली, हम वो डिस्कस करेंगे। रेस्ट जो हमारे पास है, एक्सेप्टेंस से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक, रिस्क असेसमेंट, आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ऑडिट सैंपलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स, गोइंग कंसर्न के अंदर जो हम टेस्ट वगैरह करते होते हैं, रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड, थर्ड पार्टी वर्क वगैरह, जो भी चीजें हैं सारी की सारी, वो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं और जो यूके में यूज होते हैं, वो सेम है। ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें चेंज है। मैंने जी जी पूछें। मैंने सिर्फ एक चीज पूछनी थी, क्योंकि जब कैफ में था मैं तो बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ी, कोई चीजें समझी नहीं बस। ठीक है। अब क्योंकि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, तो मैं चाह रहा था कि पीछे जो जो मेरी बेस है मेरी ऑडिट की, क्या जैसे कि ये है, उसमें मैं ठीक एक है। चीजें समझना चाहता हूँ, जैसे कि मटेरियलिटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वजह क्या एग्जिस्ट करने की है, क्या मैं इन बैकग्राउंड से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो एक बेस मेरी डेवलप हो सके। दानिश देखें, अब हमने कोर्स स्टार्ट किया ना प्रॉपर जीरो से। ठीक है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसीसी के अंदर, ये फर्स्ट कोर्स है आपका ऑडिट का। तो अब मैं यहाँ पर जिसको भी जैसे भी पढ़ाऊंगा, सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं एसीसी के, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों ने कभी वाला ऑडिट पढ़ा हुआ ही नहीं है। अगर आप सारे लेक्चर साथ साथ लेंगे, तो आपका जो बेस है, जो मटेरियलिटी कैसे होती है, क्या होती है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसी होती है, मतलब क्या उसकी यूजेज हो रही होती है, हम सारा कुछ विद एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हमारा वो टाइम आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आप फॉलो करें लेक्चर्स को। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, अगर तब आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप जरूर पूछें, मैं आपको 10 बार एड्रेस करूंगा। ठीक है। क्लियर। जी जी, क्लियर सर, क्लियर। ओके थैंक यू। चलें जी। अच्छा, हम अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आप किसी को पर्सन को किसी पोजीशन पर बिठाते हैं, तो उसको अपने सारे एक्शंस का, अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि जी हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो उनके दिल में आता है, मन में आता है, करते रहते हैं, कोई उनसे ऊपर पूछता नहीं है। तो दिस इज द थिंग कि हमारी जो, जब डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो हमें जो अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब ये बेसिकली टर्म है,
कि जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अकाउंटेबल हैं टू वूम, टू शेयर होल्डर्स, कि जो भी डायरेक्टर्स ने डिसीजंस लिए हैं पूरे साल के अंदर, जिस 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 चीज के रिलेटेड भी, वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल है। उन्होंने अपने उस डिसीजन को, अपने उस एक्शन को जस्टिफाई करना है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते तो शेयर होल्डर्स के पास राइट है, तो उनके अगेंस्ट कोर्ट में अपील भी दायर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये तभी, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट लॉस पढ़े होंगे किसी भी रेलेवेंट कंट्री का, तो उसमें डायरेक्टर्स की ड्यूटीज मेंशन होती हैं, जो उनके पास एक स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि पावर्स होती हैं। जब भी उन्होंने वो पावर एक्सीड करनी है, कोई ऐसा काम करना है जो उनकी उस पावर में मेंशन नहीं है लॉ की पावर के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए उनको पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड मेंबर्स रेजोल्यूशन। उसके लिए या तो वो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कॉल करते हैं, या अगर एजीएम करीब में आ रही है तो एजीएम में उसको क्या करवा लेते हैं, अप्रूव करवा लेते हैं। क्लियर? अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेते हैं जिसके उनके पास पावर्स ही नहीं है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है टू शेयर होल्डर्स, तो उस एक्शन के लिए, उस डिसीजन के लिए उनकी केस भी किया जा सकता है। क्लियर? दिस इज अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो मतलब ये है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं अपने सारे एक्शंस के लिए, किसको? शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स ऑफ द कंपनी को। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है एजेंसी का कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल एजेंट, कभी किसी पॉइंट के ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, मीन द मेन पार्टी, जो एक सेकंड पार्टी को हायर करती है कि वो उसके बिहाफ पे एक्ट करे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एजेंट। तो हमारे इस कंपनी के केस के अंदर शेयर होल्डर्स एक्ट एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, एंड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एज एजेंट होते हैं, और वो अपनी एजेंसी फी ले रहे होते हैं। अब डायरेक्टर्स की एजेंसी फीस क्या है? उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मतलब जो मीटिंग्स की फीसेज होती हैं, जो उनकी सैलरी वगैरह होती है, बोनसेज होते हैं, अदर इंसेंटिव होते हैं, इसको हम, वो क्या होती है, उनकी एजेंसी फी होती है, इसको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट। ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स का मेन इंटरेस्ट है, जो मतलब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है कि उनकी बेनिफिट्स है, इंक्रीमेंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, नॉर्मली वो क्या होते हैं, मे बी वो परफॉर्मेंस लिंक्ड हो, तो परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट कर देते हैं, मीन जो प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर देते हैं, रेवेन्यूज को ओवरस्टेट कर देते हैं, या एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर देते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनका, सॉरी, उनका मेन इंटरेस्ट क्या है कि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो। सॉरी, यहाँ पर जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्लियर? तो जो हमारी एजेंसी थ्योरी है, इस एजेंसी थ्योरी में कहती है कि मतलब जो आपका यहाँ पर शेयर होल्डर है वो आपका एज ए प्रिंसिपल एक्ट करता है, और जो आपका डायरेक्टर्स हैं वो एज ए एजेंट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आपका स्टीवर्डशिप। ये बेसिकली है कि आपके जो कोई पर्सन, मींस आपकी कोई, अगर आपके पास किसी की प्रॉपर्टी है, तो आपने उसका वैसे ही गुड फेथ के साथ ख्याल करना है जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो कंपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो कि वो उनकी कंपनी का, उनके सारे मैटर्स का बिल्कुल उसी तरह से ख्याल करें गुड फेथ के साथ, जैसे उन्होंने क्या करना था अपने, जो कंपनी अगर उनकी होती, तो वो वैसे जो अपना ख्याल कर रहे होते। ठीक है, आपको इसकी जो है ना डेफिनेशन, जो आपकी रेलेवेंट बुक है वहां पर मेंशन है, आप खाली पढ़ लेंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं कि भाई ना, रिलेशनशिप ऑफ ए गुड फेथ। अब शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप अगर होगा ना गुड फेथ वाला, दैट इज कॉल्ड योर फिड्यूशरी रिलेशनशिप। क्लियर? अब जो हमारी ऑडिट की जो नीड है, कि हमें ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं काफी डिटेल के अंदर। क्या डिस्कस किया था? क्योंकि दो अलग पार्टीज हैं, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, शेयर होल्डर्स ने लेने होते हैं डिसीजन। अब उनको पता ही नहीं है कि डे टू डे क्या हो रहा है, सारा कुछ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। अब पीरियड एंड पर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं। अब शेयर होल्डर्स, ऐसी बात, अगर आप भी हैं, जो भी बंदा बैठा हुआ है, मैं के बंदे को पूरा साल दी हुई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ये चीजें बनानी है, मतलब आपने इनका ख्याल करना है। उन्होंने पूरे पूरा साल एक्शंस लिए, डिसीजंस लिए, एंड पर खुद ही अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर मुझे दिखा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ट्रस्ट फैक्टर जो आपका इन्वॉल्व हो जाता है, उस चीज के लिए आप क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और ऑडिट करवाते हैं। क्लियर? सेकंड थिंग जो आपकी है, नॉर्मली मार्केट में मे बी शेयर होल्डर्स खुद ही डायरेक्टर्स बैठे हों, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। छोटी कंपनियों में ऐसा ही होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वही, सॉरी, जो शेयर होल्डर्स हैं वही डायरेक्टर होते हैं। तो अब यहाँ पर फिर वो ऑडिट क्यों करवाते हैं? यहाँ पर फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है स्टैट्यूटरी, लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है। क्या वो क्या क्राइटेरिया होते हैं, थ्रेश होल्ड होते हैं, जो हम चैप्टर 2 के अंदर जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, उसके उस केस में भी क्या होगा कि आप अपना जो है ऑडिट करवाएंगे।
थर्ड क्या चीज होती है कि आपकी समटाइम्स आपने कोई लोन लेना होता है, समटाइम्स आपने किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना होता है, बिडिंग करनी होती है, और उनकी जो प्रायर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कहते हैं कि आपने हमारे पास अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने होते हैं। इस केस में मे भी आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई ना हो रही हो, आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर भी सेम है, बट क्योंकि आपकी बिजनेस लाइन, बिजनेस नेचर ऐसी है कि आपने अपने जो क्या कहते हैं ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए आपको किसी भी टाइम पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो उस केस में आप अपना ऑडिट करवा रहे होते हो, क्योंकि कंपनी शौक से नहीं करवाती, ऑडिट करवाने के लिए आपको उस फर्म को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मेरा एक बिजनेस है, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी काम से अपनी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा सेव करूं, बट सम हो आपको करवाना पड़ता है लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से, सम आपको करवाना पड़ता है कोई पर्सनल या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की वजह से। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगर कोई मसला है तो बता दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या है ऑडिट के। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर हमने जब डिस्कस किया था कि ऑडिट करने से जो एक ट्रस्ट लेवल है, जो एक कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल है यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड, वो इनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑडिट हमें दे रहा होता है रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो काफी डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और अपने पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसके लिए दूसरी चीज क्या होती है, नॉर्मली समटाइम्स मैनेजमेंट अपनी बेस्ट इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही होती है, बट यू नो आपको फिर भी नॉर्मली क्या होता है कि आपने भी चीज ऑब्जर्व की होगी, कहते हैं कि आप अपना काम किया हुआ काम जितना परफेक्ट हो ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सन से दोबारा रिव्यू करवा लें। मे बी आपको एक चीज गलती नजर ना आ रही हो, और जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो आपको रिव्यू करके रिव्यूअर कुछ सजेशन दे दे, कुछ चीज आइडेंटिफाई कर ले जो कि आपने इंटेंशनल नहीं की होंगी, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो उस केस में जब एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आपकी की हुए काम को रिव्यू करती है, तो आपकी जो है चीजें में जो है ना वैल्यू ऐड हो जाती है। क्लियर? थर्ड थिंग आपके पास क्या हो जाती है, नॉर्मली समटाइम्स मैनेजमेंट बायस भी हो सकती है, अपने जो ऑब्जेक्टिविटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। जब एक एनुअली ऑडिटर ने आकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना होगा, ऑडिट करना होगा, तो बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट के माइंड बैकएंड पे ये बात चल रही होगी कि यार अगर मैं ऐसा कुछ करता भी हूँ, ठीक है, जब ऑडिट होगा मे बी उसमें चीज आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि ऑडिट के दौरान पॉसिबिलिटी होती है आपकी एरर ज्यादा ज्यादा आइडेंटिफाई होने की, क्योंकि फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड भी पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिटेक्ट फ्रॉड, बट क्योंकि जब वो ऑडिट कर रहा होता है, वो डाटा रिव्यू कर रहा होता है, सारे एरियाज को कवर कर रहा होता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि आपकी फ्रॉड्स क्या होते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं। उस वजह से जो रिस्क है, क्योंकि अब उनको माइंड में चीज चल रही है कि जी ये ऑडिटर ने आके चेक करनी है, जो रिस्क होता है आपके फ्रॉड का या एरर्स का वो कम हो जाता है। क्लियर? क्रेडिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लास्ट थिंग इज आपका जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। मींस जो कंपनी ने इंटरनली एस्टेब्लिश किए होते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एसओपीज कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि हर बंदे ने अपने इस कंट्रोल के अंदर ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख तक की पेमेंट है तो इट हैज टू बी साइंड बाई 3%। अगर 5 लाख की पेमेंट है तो उसके लिए आपने एक मतलब मोस्ट हायर हायरार्की बीच में इन्वॉल्व होगी वो साइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कैश पेमेंट्स हैं, आप 1,000 से ऊपर की कोई पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, या तो आप बैंक ट्रांसफर करेंगे या आप क्या करेंगे, चेक पेमेंट करेंगे, क्रॉस चेक पेमेंट करेंगे। ठीक है, दीज आर द कंट्रोल्स, इंटरनल पॉलिसीज। अब पॉसिबिलिटी है कि आपके कंट्रोल्स प्रॉपर्ली स्टैब्लिश्ड हैं, बट वो उसको क्या, उसमें इशू क्या आ रहा है कि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, पीपल्स फॉलो नहीं कर रहे। जब आपका ऑडिटर ऑडिट करता है, वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, अगर एक पेमेंट वाउचर है उसमें मेंशन है कि इट शुड बी साइंड बाय द प्रिपेयर, रिव्यूअर एंड अप्रूवर, और उसमें सिर्फ जो प्रिपेयर है उसने सिर्फ साइन किए हैं हमें, तो उस केस में क्या होता है, फिर आपकी जो कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती हैं, ऑडिटर अपनी ये पूरी जो फाइंडिंग्स उसके पास होती हैं होल ऑडिट असाइनमेंट्स की, वो जब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाने से पहले एक लेटर होता है, मैनेजमेंट लेटर, ठीक है, वो उसमें सारी कंट्रोल डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करता है। एक ऑडिट के बेनिफिट क्या होते हैं कि आपकी जो डिफिशिएंसीज होती हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, फिर मैनेजमेंट क्या करती है, उसको रेक्टिफाई करती है, जो करेक्टिव मेजर्स होती हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ये मसले मसाइल ना हो, वो उसको इंप्लीमेंट कर देती है। एनीथिंग टिल नाउ? ऑल क्लियर?
जी दानिश साहब पूछें। जी, एक मैनेजमेंट लेटर आपने बताया जिसमें हम कंट्रोल एफिशिएंसीज बताते हैं, एक बोर्ड लेटर होता है। वो जब हम जाएंगे ना रिक्वायरमेंट्स पे, वी विल डिस्कस। अभी हम बहुत जल्दी पे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है ना। बोर्ड लेटर अलग होता है, मैनेजमेंट लेटर अलग होता है। अगर बोर्ड और मैनेजमेंट सेम ही है, ठीक है, तब हम एक ही लेटर इशू कर रहे होते हैं, बट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है सारों का? ओके जी, ऑल क्लियर, परफेक्ट। जी नेक्स्ट चीज है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है ऑडिट की, मतलब आप ऑडिट तो करें, मतलब इसमें लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब कुछ चीजें मिसिंग है या सारा कुछ परफेक्ट ही है। जब हमने टाइप्स ऑफ एश्योरेंस डिस्कस की थी, हमने तब कहा था कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, ठीक है, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। क्लियर? फिर हमने कहा था कि जी क्यों, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि हम एक तो 100% ऑडिट नहीं कर रहे होते, हम 100% ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होते। सेकंड चीज क्या होती है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर काफी सारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे जजमेंटल डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको आईएफआरएस अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ बिजनेस के अंदर इनहेरेंट रिस्क होते हैं, आप उसको करेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, 100% आप एक्यूरेसी उसमें लेकर नहीं आ सकते। ये सारे आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी लिमिटेशंस हैं। सेकंड थिंग क्या है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, और आपके पास जो है जो कॉस्ट क्या कहते हैं कि जो उसकी मतलब एक्सपेक्टेड जो मतलब प्राइस होती है, कॉस्ट कहते हैं ना कि कॉस्ट बेनिफिट का जो कंपैरिजन होता है, वो आपका बहुत मतलब वो उसका उसका भी मैटर होता है। अगर आप अपनी एक 100% ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ज्यादा स्टाफ क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप ऐसी बात उस कॉस्ट स्टाफ को क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब उनकी जो आपकी सारी सैलरी है, 50 साल एम्प्लॉय डिप्लॉय कर देते हैं क्लाइंट के ऊपर, वो सारा ऑडिट एक मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। और आपकी उस स्टाफ की कॉस्ट पड़ रही है 10 लाख पड़ रही है एक महीने की, और आपकी जो फीस मिल रही है वो 5 लाख की मिल रही है, आपकी तो जो असाइनमेंट है लॉस में चली गई ना, ठीक है। मतलब ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, वो भी एक रीजन होता है। फिर आपकी जो है इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, मतलब आपके बिजनेस में एक मतलब इनबिल्ट रिस्क होते हैं जो आप किसी तरह से मिटिगेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आपकी एफएस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है। जैसे कि आपकी कोई केमिकल्स वाली इंडस्ट्री है, आपकी इन्वेंट्री आपकी वेपरेशन होनी ही होनी है, तो आप उसमें जो इन्वेंट्री वाला जो लॉस है, इन्वेंट्री की एग्जैक्ट वैल्यूएशन है, वो आपको उसमें बड़े मसले मसाइल आएंगे, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है नेचर टू नेचर ऑफ द बिजनेस। फिर आपकी आईटी इंडस्ट्री है, उसमें जो आपकी इन्वेंट्री है रिस्क एरिया, एनआरवी मतलब कैसे प्रॉपर एस्टिमेट हो सकती है, ठीक है, उसमें चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, बाई डिफॉल्ट नैरेटरी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जो आपके हैं फिर क्या कहते हैं फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर है, उसमें जो है लोन्स के ऊपर ईसीएल वगैरह आ जाता है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो जहाँ पर आपकी ना मतलब इनहेरेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्री का रिस्क होता है, जो आप चाह के भी उसको क्या कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकते या मतलब मिटिगेट नहीं कर सकते। क्लियर? ये कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी, जिसकी वजह से मतलब मैं कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, और ये पेपर में टेस्ट भी होती रही है, ठीक है ना, मतलब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया, बेनिफिट्स हमारे कवर हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या है। मींस एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है कि सर इफ एन ऑडिटर इज रिस्ट्रिक्टेड एंड नैरो डाउन फ्रॉम एक्सेसिंग सर्टेन क्लाइंट इंफॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज इन दिस। अच्छा, आई थिंक आपने ना परसों भी सेम इसी नेचर का क्वेश्चन किया था, मतलब मेन इसी डोमेन में फॉलो करता है। ऑडिटर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे, जब हम प्री कंडीशंस पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि हम कंपनी से, ठीक है, लिखवाएंगे एंगेजमेंट लेटर के अंदर साइन करवाएंगे कि वो ऑडिटर को उस तमाम इंफॉर्मेशन पर एक्सेस देगा जो किसी भी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यूज की गई है, ठीक है। तो देखिए, जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे एथिकल स्टैंडर्ड्स में एक मेन प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी का भी है। अगर मुझे पता है एज एन ऑडिटर कि मैं कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एंगेजमेंट को साइन ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने एंगेजमेंट साइन कर दी है, इट मीन्स कि मैं हर लिहाज से अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी की कंप्लायंस को इंश्योर कर सकता हूँ। तो अब मैनेजमेंट इस चीज को बहाना बनाकर इसको मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकती। दिस इज बेसिकली लिमिटेशन ऑफ स्कोप। ये फिर हमारा आ जाता है ISA 705 के अंदर, जो हमें बताता है कि आपने ओपिनियन को कब मॉडिफाई करना है, रिपोर्ट करना है। देखिए, इट्स नॉट केप्ट सीक्रेट।
अब फॉर एग्जांपल मेरे एक नोटिस में एक चीज आ गई है एफएस के अंदर, ठीक है, तो मैंने मैनेजमेंट को बोला जी ये चीज आपके पास मुझे आपके एफएस में आ रही है, जीएल में आ रही है, या टीबी में, जीएल में, कहीं पे भी आ रही है, मुझे इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें। अंडरस्टूड? अगर मुझे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा, ठीक है। अगर नहीं देते, वो कहते हैं कि मतलब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गुम हो गए, जो भी हिसाब किताब है, फिर ये है लिमिटेशन ऑफ स्कोप। क्लियर? मतलब ये है कि मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा यहाँ पर। फिर मैं देखूंगा कि क्या ये जो एरिया है, ये जो फिगर है जिसके अगेंस्ट मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे या सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिल रहा, इसका मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर इमटेरियल है तो इट्स फाइन, अगर मटेरियल है तो उस केस में मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा। ये हम पढ़ेंगे आईएसए 705 के अंदर। मटेरियल कब होता है, कब इमटेरियल होता है, ये हम पढ़ेंगे आईएसए 320 के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। मतलब आप जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है इट्स गुड, आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी समझने का मौका दें, ठीक है। मतलब कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इट्स फाइन, आई एम ओके टू एड्रेस योर क्वेश्चन, देयर इज नो इशू। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? और अच्छा जी, तो नेक्स्ट थिंग इज कि हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, एक्सपेक्टेशन गैप। अब एक होती है कि आपकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी चीज को लेकर, एक होती है कि उस चीज की अपनी असल एक हकीकत होती है, एक रियलिटी होती है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है एंड उस पर ओपिनियन देना है, ठीक है। दिस इज द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जनरल पब्लिक क्या परसीव करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ही बनाता है। दैट इज ए गैप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर नहीं बनाता, मैनेजमेंट बनाती है। इफ यू रिमेंबर, प्री कंडीशन में ही हम मैनेजमेंट से एग्री कर लेते हैं कि जी आप ये एक्नॉलेज करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जब हम प्री कंडीशन में उनसे एग्री करवा रहे हैं तो मतलब फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लिहाज से बनती नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है, सॉरी नॉट मैनेजमेंट, जनरल पब्लिक क्या परसीव करती है, एक्सपेक्ट करती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। दिस इज द फर्स्ट गैप, एक्सपेक्टेशन गैप मींस। सेकंड एग्जांपल, अब पब्लिक क्या परसीव करती है कि जो ऑडिटर होता है ये 100% ट्रांजेक्शन का ऑडिट कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में क्या चल रहा होता है, रियलिटी में क्या चल रहा होता है कि ऑडिटर सैंपलिंग बेस पर क्या कर रहा होता है, ऑडिट को परफॉर्म कर रहा होता है। दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन गैप। थर्ड थिंग, पब्लिक क्या समझती है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन हकीकत में हमारे पास एक फुल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है आईएसए 240, वो बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो है कि उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्योंकि हम सैंपलिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं तो सैंपलिंग में चांसेस हैं कि एक फ्रॉड हो, मेरे सैंपल में आए ना हो, पॉसिबिलिटी है कि एक फ्रॉड हो रहा हो, बट मेरा जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, जो सैंपलिंग मेरी मेथोडोलॉजी है उसमें फॉलो ही ना किया हो। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करना नहीं है। जो फ्रॉड आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, कि वो अपने इंटरनली ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो ही ना सके। बट मैनेजमेंट क्या, सॉरी मैनेजमेंट, पब्लिक क्या समझती है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। दिस इज आल्सो एन एक्सपेक्टेशन गैप। क्लियर? ऑल गुड? इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इफेक्ट करेगा। कैन यू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन अहमद, आई एम नॉट गेटिंग इट। आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, इट्स फाइन, बट पीछे शोर नहीं होना चाहिए। अभी गुड क्वेश्चन, हाउ दिस एक्सपेक्टेशन गैप इज एलिमिनेटेड। अब लाइक ग्रेजुअली, मतलब ओवर द पीरियड हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट, सॉरी फॉर्मेट है, वो काफी मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम एक तो ओपिनियन देते हैं अपना, हम अपने ओपिनियन की बेसिस देते हैं, मतलब हम किस बेसिस पर एक ओपिनियन दे रहे हैं, और उसमें हम अपनी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करते हैं एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करते हैं, ताकि जो यूजर है, जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेक्शन के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करे, एफएस बनाए।
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट पढ़ेंगे, पूरा एक फॉर्मेट देखेंगे, अब आपको एक दो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा भी दूंगा जो रेलेवेंट कंपनीज की पब्लिश होंगी, इशूड होंगी, तो वहां पर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन होता है एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी सेक्शन होता है। वहां पर हम सारा कुछ मेंशन होता है बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड वर्डिंग है, कुछ ऊपर नीचे कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उसके थ्रू हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजर को कि जी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझ रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट करना, मेरी नहीं है। ये जो आप समझ रहे हैं कि मैंने एफएस बनानी है, ये मेरी नहीं है, मैनेजमेंट की है। क्लियर? दिस इज मतलब हमारे पास ये चीजें उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास अब इसके अलावा बच गई चैप्टर 1 में से, वो बच गई है, हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट। पहले इफ यू रिमेम्बर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आपका कि एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, हमने ये भी जनरल डिस्कशन ली थी। एंड जो आपकी रीजनेबल एश्योरेंस है, एक आपकी लिमिटेड एश्योरेंस है। आपको मैंने बताया था कि जो आपका एक्सटर्नल ऑडिट है वो आपकी एक एग्जांपल है रीजनेबल एश्योरेंस की। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं। मतलब यह कि आप एक्सटर्नल ऑडिट में इन डिटेल टेस्टिंग करते हैं, आप इन डिटेल ऑडिट परफॉर्म करते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल टीम कम्स टू योर ऑफिस एंड परफॉर्म ऑडिट। दिस इज मेन थिंग। अब इसमें आपकी जो इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये क्या आप क्यों करवा रहे होते हैं, ये पहली चीज क्या होती है कि आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर कंट्री के अंदर। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मैं बात करूं, तो अगर आपका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है तो आपने हर हाल में अपनी फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाना ही करवाना है। अगर आपका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है, उस केस में आपके पास अपनी मर्जी है, करवाओ ना करवाओ। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिट करना है, ऑडिट करना है, उसमें ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी हम इसको डिस्कस करने से पहले हमारे ऑडिटिंग, जिस तरह हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे अकाउंटिंग के अंदर, सेम वे में हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की एक सीरीज, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग में IAS 1 है, IAS 2 है, IAS 3 है, एक नंबरिंग है। सेम वे हमारे पास जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी नंबरिंग है। हमारे पास एक सीरीज है 200, 200 से 299, ठीक है। फिर हमारे पास एक है 300 से 399। फिर हमारे पास एक है 400 से 499। फिर हमारे पास एक है 500 से 599। देन 600 से 699। 700 से 799, ठीक है। फिर 800 से भी है, 800 से 899। अब यहां पर क्या है बेसिकली कि ये पूरे स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसके अंदर टोटल कुछ कुछ स्टैंडर्ड है। 200 है, 210 है, 220 है, ठीक है, 240 है, 260 है, 250 है, मतलब थोड़े से आए हैं, बट रेस्ट फ्यूचर में आ सकते हैं। ये आपको ऑडिट जो आपका है स्टार्टर, इसमें आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देते हैं, ओवरऑल ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको डिस्कस करते हैं, प्रीकंडीशन डिस्कस करते हैं। इसमें फिर डिस्कस करते हैं कि जी आपकी जो है एथिकल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स जो है आपके ISQC एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसमें डिस्कस करते हैं। फिर इसमें डिस्कस करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। मेरा जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैं ऑडिटर हूँ, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ चीजें कम्युनिकेट लाजमी करनी ही होती है अपने ऑडिट के बाद, रिपोर्ट के टाइम पे, जिसको हम बोर्ड लेटर भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ चीजें मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करती हूँ, दैट इज मस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट लेटर कहते हैं। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी गाइडेंस है, हमारी इन स्टैंडर्ड की इस सीरीज में मेंशन्ड है। क्लियर? अगर अब फर्स्ट लेक्चर वाला जो मैंने ड्राफ्ट किया था, एक सीक्वेंस कि एक्सेप्टेंस है, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सेप्टेंस है, प्री कंडीशन हैं, फिर एंगेजमेंट लेटर है, फिर ऑडिट प्लानिंग है, फिर रिस्क असेसमेंट है, ठीक है। जो मेरी ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है, वो उस पर मुझे गाइड करते हैं ISA 300 टू 399। क्लियर? फिर जो 400 है, इट गाइड्स मी ऑन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें मुझे फिर कहते हैं कि जी आपने जो है ऑडिट सैंपलिंग कैसे करनी है। फिर इसमें मुझे कहते हैं कि इसमें गाइड करते हैं मुझे कि अगर आपने कोई ऐसे बिजनेस मॉडल को ऑडिट कर रहे हैं जिसमें आपका जो क्लाइंट है किसी थर्ड पार्टी से कोई सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। मीन्स का नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। कंपनी मतलब अपना जो पेरोल सिस्टम है थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। अब यहाँ पर मतलब आपने कैसे ऑर्डर परफॉर्म करना है, हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है, वो गाइड करता है। देन 500 600 टुगेदर normally deals with the audit procedures,
ये हमें सारे बहुत से डिटेल्स में गाइड करते हैं। नॉर्मली मेन 500 ऑडिट प्रोसीजर्स, जो 6 सीरीज है, ये आपको कहता है कि आपने ग्रुप ऑडिट कैसे करना है। अगर आप ग्रुप पूरे ग्रुप के ऑडिटर है, मतलब आप कंसोलिडेटेड एफएस का ऑडिट कर रहे हैं, आपने कैसे ऑडिट करना है। फिर आपको कहते हैं कि जी अगर आपने कोई थर्ड पार्टी को हायर करना है, थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को हायर करना है अपनी चीज को, लाइक जैसे कि हम कहते हैं कि जी ग्रेचुटी रिपोर्ट मैंने रिकैलकुलेट करवानी है या रिकन्फर्म करवानी है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, आपने क्या प्री कंडीशन रखनी है, क्या चीजें चेक करनी है, ये मतलब 600 में गाइड करता है। जो 7-0 सीरीज है, ये हमें ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताती है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट जो देनी है। अगर आप देखें कि हमने 5 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे सोलस एंगेजमेंट के, लास्ट वन वाज द टू गिव ओपिनियन इन ए सुटेबल रिपोर्ट। तो मैं सुटेबल रिपोर्ट कौन सी होगी, हमें वो कौन गाइड करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 702 799 डिफाइन करते हैं। अब हम जो ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, वो हमें गाइड करता है आपका ISA 200। ठीक है, ISA 200 कहता है कि जी जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि ऑडिटर ने ऑब्टेन करनी है, क्योंकि जो जब भी ऑडिट बात होगी, तो ऑडिट में ऑडिटर ने क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ठीक है, वो जस्ट डिस्कस ऑडिट में हम क्या करते हैं। सर ये याद रखना चाहिए हमें कि कौन से स्टैंडर्ड्स किस चीज से रिलेटेड है, नहीं नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आपको वैसे बता रहा हूँ, आपको पता हो कि मतलब हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज ओनली, याद नहीं करना है इसको। इजी से आपको सिर्फ ऑडिट करना आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपको बातें पता हो क्या हिसाब किताब है। स्टैंडर्ड तो आपको ट्रिपल ए भी मेंशन नहीं करना, ट्रिपल ए में भी आपने मतलब लिखा है, काम की बात है। ठीक है, ऑडिट स्टैंडर्ड पता है कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है, नहीं अप्लाई हो रहा, इट्स फाइन, नो रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, ऑडिटर के अंदर, और सॉरी ऑडिट के अंदर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द एफएस एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। अब मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर भी हो सकती है और ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्या करना है कि मतलब उसने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि एफएस जो मेरी है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज फर्स्ट थिंग। देन जब वो ऑब्टेन कर लेगा रीजनेबल एश्योरेंस, अब वो रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करेगा, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद, मतलब किस पोजीशन में आ जाएगा कि उसने क्या कर लिया है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया है। जब उसने अपने पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उन्हें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। उन्हें क्या करना है, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर द एफएस आर प्रिपेयर्ड in all material respects in accordance with the financial reporting framework. If you remember, हमने जब प्री कंडीशन डिस्कस की थी लेक्चर 1-2 के अंदर, हमने कहा था कि हमारी प्री कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि हमने मैनेजमेंट के साथ अपना जो फ्रेमवर्क है वो एग्री करना है। ठीक है, उसके बाद ही हम एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे। तो हम तब, क्योंकि हम जब अपनी रिपोर्ट दे रहे होंगे, हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं अपने ओपिनियन के अंदर कि इन आवर ओपिनियन the financial statement of the company are prepared in accordance with the IFRS or the GAAPs or whatever is the agreed framework. Making sense? Next thing, report on the efforts and communicate as required by SS. अब रिपोर्ट जो है मुझे गाइड करती है ISA 70, एक मेरी ऑडिट रिपोर्ट है। एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द ISAs, यहाँ पर वो अदर कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने अगर बोर्ड लेटर देना है, मैंने मैनेजमेंट लेटर देना है, इसमें अपनी मैं फाइंडिंग्स बताऊंगा जो कि मैं रिपोर्ट में नहीं बता सकता, जैसे कि कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं, मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताऊंगा कि आपके जो हैं कंट्रोल्स में ये डेफिशिएंसीज हैं, आपका इस पे ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये आपकी करेक्टिव मेजर्स हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी क्या होती है, आप इसमें चीजें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। क्योंकि और क्रिटिकल मैटर है जो आपके नॉलेज में आया है ड्यूरिंग आपके ऑडिट, ठीक है, उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपकी एफएस ठीक जा रही है। बट एज एन ऑडिटर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करके आप ये डिसाइड करते हो कि ये मैटर मुझे हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना चाहिए या मैनेजमेंट को बताना चाहिए, ताकि उनके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, कोई करेक्टिव मेजर्स लेनी है, तो वो उसमें ले सकें या कर सकें। क्लियर, ये आपका क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का। अब हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे मीट करना है, कैसे अचीव करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करना है, हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर यही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।